नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। बलात्कृता। क्या सभी आकस्मिक घटनाएं पूर्वानिर्धारित होती हैं? अगर कोई आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, तो क्या अचानक अपने आप यूं ही घट जाती हैं, या फिर उसके पीछे कोई कारण होता है? बहुत ही ज्यादा आस्तिक नहीं थी सुशी, ना बहुत ही ज्यादा नास्तिक थी वो। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये सब बातें मन को सांत्वना देने के लिए केवल कुछ मन गढ़ंत दार्शनिक मुहावरों जैसी हैं। सुबह से कई लोगों का तांता लगने लगा था घर में। एक के बाद एक लोग पहुंच रहे थे, या तो कौतूहलवश देखने के लिए या फिर अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए। घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जीवन तो और भी अस्त व्यस्त था। 10 दिन हो गए थे इधर उधर घूमने फिरने में। आज ही ये लोग अपने घर लौटे थे। रास्ते भर यही सोच सोच कर आ रहे थे, घर पहुंचकर लंबे तान कर गहरी नींद में सो जाएंगे। रात के 3 बजे उनकी ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी, इसलिए मोबाइल फोन में अलार्म सेट करने के बाद भी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पलकें 1 मिनट के लिए भी नहीं झपकी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद टूट जाती थी। ट्रेन से उतरकर घर लौटकर देखा था, घर अब अपना डेरा नहीं रहा था। सुबह से ही घर में लोग जुटने लगे थे। कभी कभी 3-4 मिलकर आ रहे थे, तो कभी कभी कोई अकेला ही। सभी को शुरू में सारी बात बतानी पड़ती थी कि ये घटना कैसे घटी होगी। यहाँ तक कि डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाना पड़ता था। सब कुछ देखने व सुन लेने के बाद वे लोग यही कहते थे कि आप लोगों को इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहिए था। अगर कोई एक आदमी भी घर में रुक जाता तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। ऐसा लगता था जैसे अपराधी को हर हालत में अपराध करने का पूरा हक है, और सुशी के परिवार वालों की भूल है कि उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। सावधानी व सतर्कता की इन्हीं बातों को सुनने से सुशी को लगता था कि बारिश के लिए छतरी, सांप के लिए लाठी, अंधेरे के लिए टॉर्च के इस्तेमाल में ही उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ऐसा कभी होता है क्या? चारों दिशाएं, चारों कोने, ऊपर नीचे देख देख कर साबुत जिंदगी जी जा सकती है क्या? आपने इंश्योरेंस कराया था क्या? इंश्योरेंस? नहीं, करवाना चाहिए था ना। सुशी और क्या जवाब देती। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर और अस्थायी है। जो आज है कल वो नहीं रहेगा। किस किस चीज का इंश्योरेंस करवाएगी वो, और किस किस का नहीं। घर, गाड़ी, जीवन, आंखें, कान, नाक, हृदय, यकृत और वृक्क। इंश्योरेंस करवा लेने के बाद पाने और खोने का खेल बंद हो जाएगा। किसी भी रास्ते से तब भी आ पहुंचेंगे दुख और यंत्रणा, तशक सांप की तरह। कितना गया, क्या क्या गया। धीरे धीरे कुछ कुछ याद कर पा रही थी सुशी। एक के बाद एक चीजें याद आ रही थी उसे। क्या कह पाती वो? आते समय जिस हालत में उसने अपने घर को देखा था, बस उसी बात को दोहरा रही थी सभी के सामने। उस दिन जब उन्होंने अपने घर की खिड़की के टूटे हुए शीशे के छेद में झांक कर देखा, तो दिखाई पड़ी थी अंधेरे आंगन में चांदनी की तरह फैली हुई रोशनी। आश्चर्य से सुशी ने पूछा था, अरे बेबी के कमरे में लाइट कैसे जल रही है? जब कभी वे लोग बाहर जाते थे तो घर की लाइट बंद करने और ताला लगाने का काम अजितेश का होता था, इसलिए ये प्रश्न अजितेश के लिए था। आप क्या बेबी के कमरे की लाइट बुझाना भूल गए थे? गाड़ी से सूटकेस व अन्य सामान उतार रहा था अजितेश। कहने लगा था, मैंने तो स्विच ऑफ किया था। बेबी बोली थी, पापा आप भूल गए होंगे, याद कीजिए जाते समय लोड शेडिंग हुआ था ना। ग्रिल का ताला खोला था सुशी ने। इसके बाद वो मुख्य द्वार का ताला खोलने लगी थी। ताला खोलकर धक्का देने लगी थी, पर जितना भी धक्का दे पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे देखो, चिल्लाकर बोली थी सुशी, पता नहीं क्यों दरवाजा नहीं खुल रहा है। लगता है किसी ने भीतर से बंद किया है। कौन है अंदर? सुशी का दिल धड़कने लगा, वो कांपने लगी। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? भाग कर आया था अजितेश। सुशी ग्रिल के दरवाजे के पास आकर टूटे शीशे से बने छेद में से झांककर देखने लगी वो दृश्य। बड़ा ही दिल दहला देने वाला था वो दृश्य। उसकी आलमारी चित सोई पड़ी थी, दोनों तरफ बाजू फैलाते हुए।
खुले पड़े थे अलमारी के दोनों पट। सुशी की छाती धक धक कांपने लगी थी जोर जोर से। रुआती होकर बोली थी, हे देखो, ऐसा क्यों कर रही हो? बौखलाकर अजितेश बोला था। इसके बाद उसने बड़े ही धैर्य के साथ पड़ोसियों को जगाया था। ड्राइवर और पड़ोसियों को साथ लेकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ गया था अजितेश। पीछे का दरवाजा खुला था, पर किसी ने बड़ी सावधानी के साथ उस दरवाजे को चौखट से सटा दिया था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा सचमुच बंद है। ड्राइवर कहने लगा, चलिए सर, पुलिस स्टेशन चलेंगे। पड़ोसी सहानुभूति जता रहे थे। कह रहे थे, 2-4 दिन पहले आधी रात को धड़ धड़ की आवाजें आ रही थी आपके घर की तरफ से। हम तो सोच रहे थे कि शायद कोई पेड़ काट रहा होगा। अजितेश ड्राइवर को लेकर पुलिस स्टेशन जाते समय ये कहते हुए गया था, किसी भी चीज को इधर उधर मत करना, छूना भी मत, थाने में FIR लिखवा कर आ रहा हूँ। अजितेश के जाने के बाद पड़ोसी भी आपस में चलो चलो कहते हुए अपने घर को लौट गए। सुशी ने देखा था कि उसका पूरा घर बिखरा बिखरा अस्त व्यस्त पड़ा था। जो चीज जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी। किसी ने सभी तकियों को फर्श पर बिछाकर एक के ऊपर एक रख दिया था उसकी अलमारी के पास। पास में मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी बेबी की वो अलमारी। जमीन पर बिखरी हुई थी बाजार से खरीदी हुई इमिटेशन ज्वेलरी, जैसे कान के झुमके, बालियां और गले का हार। यहाँ तक कि भगवान के पूजा स्थल को भी छेड़ा गया था। सुशी ने सभी कमरों में जाकर देखा था। टीवी अपनी जगह पर ज्यों का त्यों था। कंप्यूटर भी वैसा का वैसा ही पड़ा था। माइक्रो ओवन रसोई घर में झपकी लगाकर सोया हुआ था और बाकी सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित थी। पर चोर ने नोकिया का पुराना मोबाइल सेट और एक पुराने कैमरे को बेकार समझकर बेबी के बिस्तर पर फेंक दिया था। लेकिन जब सुशी ने बेडरूम के बाहर का पर्दा हटाकर देखा तो वो हैरान रह गई, ये देखकर कि उस रूम में ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था। अरे, किसी ने उस कमरे को छुआ तक नहीं, उसे ज्यों का त्यों अशक्त छोड़ दिया। बेबी ने आवाज लगाई, मम्मी देखो देखो। क्या हुआ? बेबी के कमरे में घुसते हुए सुशी ने पूछा। जिस चोर ने तुम्हारी अलमारी को तोड़ा, उसने मेरी अलमारी को क्यों नहीं तोड़ा? आस पास ही थी दोनों अलमारी। बेबी के कमरे में एक सुशी की अलमारी तो दूसरी बेबी की। बेबी की अलमारी में बेबी की हर एक चीज तथा कपड़े रखे जाते थे। सुशी की अलमारी में लॉकर को छोड़ बची हुई जगह में इतनी साड़ियां थी कि और साड़ियां रखने से उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। देखते ही देखते सुबह हो गई। ड्राइवर और अजितेश पुलिस स्टेशन में थानेदार को ना पाकर उसके घर चले गए थे। थानेदार की किडनी में स्टोन था। वो वेल्लोर से कुछ दिन हुए लौटा था। मैं सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा पाऊंगा, बड़े ही कड़वी आवाज में बोला था थानेदार। आप लोग जाइए, सब कुछ वैसा ही छोड़ दीजिए, मैं 9 बजे तक पहुंचता हूँ। ड्राइवर की सहायता से नीचे मूर्छित पड़ी अलमारी को उठाकर खड़ा किया था अजितेश ने। अब दोनों अलमारी पास पास खड़ी हुई थी। ड्राइवर ने जाने की इजाजत मांगी। तो मैं जा रहा हूँ सर। अजितेश को थानेदार के ऊपर पहले से ही काफी गुस्सा था और ड्राइवर से कहने लगा, ठीक है तुम जाओ, और रुककर करोगे भी क्या? ड्राइवर रात 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहा था स्टेशन पर। अजितेश की अनुमति पाते ही वो तुरंत रवाना हो गया। किस रास्ते से चोरी हुई होगी? छानबीन करने के लिए सुशी और अजितेश इधर उधर देखने लगे। पता चला कि बाथरूम के रोशनदान में लगा हुआ शीशा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। चोर जरूर उसी रास्ते से होकर अंदर घुसा होगा, जिसका वो प्रमाण छोड़कर गया कमोड के ऊपर रखा हुआ फूलदान। आरी पत्ती की मदद से सब ताले तोड़े गए थे। सूटकेस, एयर बैग तब तक ड्राइंग रूम में रखा जा चुका था। इतनी देर तक हाथ मुंह धोने की भी फुर्सत नहीं थी सुशी को। सवेरे सवेरे टहलते हुए लोग बाहर 4 दीवारी का दरवाजा खोलकर घर के भीतर आ गए थे। पता नहीं इतनी सुबह सुबह इस घटना की जानकारी लोगों को कैसे मिल गई। अरे, ये सब कैसे हो गया? आप लोग कहाँ गए थे? 4 दिन पहले मॉर्निंग वॉक में जाते समय मैंने देखा था कि आपके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि आप लोग बंद करना भूल गए होंगे।
10 दिन के लिए बाहर गए थे, किसी को तो बताकर जाना चाहिए था। आपको पता नहीं है ये जो जगह है यहाँ चोरों की कोई गिनती नहीं। उस समय तक पूरा शरीर थक कर चूर चूर हो चुका था। एक तो लंबी यात्रा की थकान, दूसरी रात भर की अनिद्रा। ऐसा लग रहा था मानो शरीर का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया हो। लेकिन लोगों का आना जाना जारी था। जल्दी जल्दी घर साफ कर पहले जैसी साफ सुथरी अवस्था में लाने की कोशिश कर रही थी सुशी। उसने हाथ घुमाकर भीतर से देखा कि लॉकर के भीतर फूटी कौड़ी भी नहीं थी और लॉकर बाहर से टूटकर टेढ़ा हो गया था। सोने चांदी के गहने और अब कहाँ होंगे। घर सजाते सजाते बाद में सुशी को ये भी पता चला कि पीतल का एक बड़ा शो पीस, कांसे की लक्ष्मी की मूर्ति, चांदी का कोणार्क चक्र भी शोकेस में से गायब है। ये सब देखकर बेबी को तो मानो रोना आ गया हो। अजितेश डांटते हुए बोला था, रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया है? मम्मी, देख रही हो, मेरे कान के 2 जोड़ी झुमके भी चोर ले गया। चोर मर क्यों नहीं गया? मैं उसको श्राप देती हूँ कि उसको 7 जन्मों तक कोई खाना नहीं मिलेगा। चुप हो जाओ, पागल जैसे क्यों हो रही हो? सुशी डांटने लगी थी। बेबी को कान के झुमके के लिए रोते देखकर सुशी को याद आने लगा था अपने सारे गहनों के बारे में। तुम्हारी सोने की एक चेन, मेरा मंगलसूत्र, 2 चूड़ियां, इतना ही तो घर में था ना? पूछने लगी थी सुशी बेबी से। और मेरी अंगूठी? पूछने लगी थी बेबी। हाँ हाँ, वो अंगूठी भी चली गई। पापा की गोल्डन पट्टे वाली घड़ी? ठीक कह रही हो, वो भी। और याद करो बेबी, और किस किस चीज की चोरी हुई होगी? आपका सोने का हार, उसको आपने कहाँ रखा था? इमिटेशन के डिब्बे में ही तो था, क्रिस्टल के साथ गूंथ कर रखा हुआ था। सुशी बेबी के नकली गहनों के सब डिब्बे में खोलकर देखने लगी थी। नहीं नहीं, यहाँ तो कहीं भी नहीं है, बेबी कह रही थी। एक और बात, अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। सुशी की आंखों में आंसू देखने से जैसे जैसे उसको खुशी मिलेगी, उसी लहजे में चिढ़ाते हुए बोली थी बेबी। बोलूं? ज्यादा नाटक मत कर, गुस्सा मत दिला, बोल रही हूँ। ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे कह देने से और ज्यादा क्या हो जाएगा। वो बहुमूल्य पत्थरों से जड़ित चौकोर पेंडेंट जो आपके बचपन की स्मृति थी, कहाँ गया? पुराना पेंडेंट चेन से कटकर बाहर निकल आ रहा था, इसलिए चेन से निकाल कर अलग से रख दिया था सुशी ने। किसी जमाने की एक अनमोल धरोहर थी वो। जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तब माँ ने उसके लिए बनवाई थी बहुमूल्य पत्थर जड़ित अंगूठी, कान के झुमके तथा पेंडेंट के साथ एक सोने की चेन। अब तो माँ भी मर चुकी है और वो सुनार भी। उस समय तो वो सुनार जवान था, अब उसको एक अच्छा शिल्पी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नए नए डिजाइन के चित्र बनाकर नई नई डिजाइन के गहने गढ़ना उसकी खास पसंद होती थी। छोटे छोटे 26 नग, बीच में एक बड़ा सा सफेद नग लगाकर चौकोर आकार का था वो पेंडेंट। सबसे ज्यादा सुंदर था वो। सभी बहनें बराबर शिकायत करती रहती थी, उस सोनार ने उसके लिए इतना सुंदर डिजाइन क्यों नहीं बनाया। कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी उस पेंडेंट से। माँ ने अपनी बचत के पैसों से बनवाया था उसे। उसकी याद आते ही माँ की बहुत याद आने लगी थी। जब माँ जिंदा थी वो उसके महत्व को नहीं समझ पाई थी। अभी समझ में आ रहा था कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार की माँ अपने जीवन में पैसा पैसा जोड़कर बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गई थी। आखिर उसे भी चोर ले गया। आप दुखी हो गई हो क्या? माँ, मेरी भी तो चेन और कानों की बालियां चोरी हो गई हैं। बेबी, तुम्हारी माँ तो अभी जिंदा है, तुम्हारे लिए फिर से बनवा देगी। पर वो पेंडेंट तो मेरे तन पर बहुत दिनों तक साथ साथ था, इसलिए लगाव हो गया था, जैसे कि तन का ही कोई अंग हो। बेबी ने फिर से एक बार किसी गंवार औरत की तरफ चोर की गाली देना शुरू कर दिया। तू ज्यादा बक मत कर, बहुत काम पड़ा हुआ है, उसमें मेरा हाथ बटा। सुशी बाहर से लाए हुए सूटकेस खोलने लगी। 1 घंटे के बाद अजितेश लौट कर आ गया था, साथ में पुलिस वाले और मटन की थैली। ऐसे समय में मटन देखकर सुशी का मन आश्चर्य और विरकित भाव से भर गया। पुलिस के सामने अजितेश को कुछ भी ना बोलते हुए चुपचाप मटन की थैली को भीतर रख दिया सुशी ने। बाथरूम के रोशनदान के पास जाकर थानेदार
अनुमान लगाने लगा था कि 1 फुट चौड़े रास्ते से तो केवल 7-8 साल का लड़का ही पार हो सकता है, लेकिन 8 साल का लड़का आरी पत्ती से सब ताले कैसे खोल पाएगा, इतनी बड़ी अलमारी को कैसे लिटा पाएगा। ऐसी बहुत सारी बेसिर पैर की बकवास करने के बाद अजितेश सुशी और बेबी का पूरा नाम, उम्र आदि लिखवाकर वापस चला गया था। जाते समय ये कहते हुए गया था, अगर मेरी तकदीर में लिखा होगा तो आपको आपका सामान वापस मिल जाएगा। थानेदार की तकदीर, पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाई थी सुशी। तभी अजितेश झुंझलाकर बोला, पहले जाओ गेट पर ताला लगा कर आओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, फिर खाना खाकर सोया जाए। जल्दी जल्दी कैसे बनाऊंगी? क्या सोचकर आपने साथ में मटन लेकर आ गए? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इधर तो इनके घर में चोरी हुई है और उधर ये असभ्य लोग मटन खाकर खुशी मना रहे हैं। लोगों को तो और कुछ काम नहीं है, जो तुम्हारे घर में क्या पक रहा है देखने के लिए आएंगे। तपाक से बेबी बोल उठी, पापा मुझे तो हैरानी हो रही है, आपको तनिक भी दुख नहीं लगा? अजितेश सुझले हुए शब्दों से कहने लगा, जो गया सो गया, क्या इन चीजों के लिए हम अपना जीवन जीना छोड़ देंगे? मेरी बड़ी दीदी की शादी के पहले दिन चोर घर में सेंध मारकर शादी के सभी सामान लेकर फरार हो गया। सवेरे सवेरे जब लोगों ने देखा तो जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी तो ऐसे बैठे थे जैसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा हो, एकदम निर्विकार। भोज का सामान फिर से खरीदा गया तथा स्वजातीय बंधुओं के सामने वर के पिता को हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया था कि 1 हफ्ते के अंदर दहेज का सभी सामान खरीदकर पहुंचा देंगे। प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी। भाप से मीट पकने की खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी थी। फिर एक बार कॉलिंग बेल बजने लगी थी। कौन आ गया इस दोपहर के समय? रसोई घर से सुशी चिल्लाई, बेबी दरवाजा खोल तो, माँ आंटी लोग आए हैं। बेबी ने कहा। संकोचवश जड़वत हो गई थी सुशी। कॉलोनी की 7-8 औरतें, इधर रसोई घर से मटन पकने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कोशिश करने से भी वो छुपा नहीं पाएगी। देखो कितना परिधीन है इंसान, अपनी मर्जी से वो जी भी नहीं सकती। फिर एक बार दिखानी पड़ी सबको वो टूटी हुई अलमारी खोलकर। हाँ देख रहे हैं ना, अंदर का लॉकर भी। हाँ उसको तो पीट पीट कर टेढ़ा कर दिया है। फिर एक बार बाथरूम का टूटा हुआ रोशनदान, फिर एक बार शोकेस की वो खाली जगह, फिर एक बार कितना गया रट। फट से बेबी बोली, कान के 6 जोड़ी झुमके, मेरी चेन, माँ का मंगलसूत्र। इतना सारा सामान आप घर में छोड़कर बाहर चले गए थे? फिर भी मोटा मोटा कितना हो गया होगा? 70 या 80 हजार के आसपास। लाख बोलिए ना, जो रेट बढ़ा है आजकल सोने का। चोर के लिए छोड़कर गए थे जैसे, चोर की तो चांदी हो गई। फिर एक बार प्रेशर कुकर की सीटी बजने लगी। अब सुशी का चेहरा गंभीर होने लगा। ये औरतें जा क्यों नहीं रही हैं? दोपहर में भी इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या? घूम घूम कर सारे कोने को देख रही हैं। घर की बहुत सारी जगहों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। धूल जमा थी। ये सब उनकी नजरों में आएगा और जब ये घर से बाहर जाएंगे तो इन्हीं बातों की चर्चा भी करेंगे। फिर ऊपर से आ रही थी पके हुए मटन की महक। धीरे धीरे सुशी उनसे हटकर चुपचाप रहने लगी। ये सब औरतें गप्पे हाँक रही थी। कब किसके घर कैसे चोरी हुई, इन्हीं सब बातों को लेकर वे रम गई थीं। अजितेश कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे खो खो कर खांसने लगा था। नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक ये औरतें बातें करती। उस समय तक सुशी को ज्यादा दुख नहीं हुआ था। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, सहानुभूति जता रहे थे। सबको टूटी फूटी अलमारी, चोर के घुसने का रास्ता दिखा रही थी। पर जब सुशी पूजा करने गई तो मानो उसके धीरज का बांध टूट गया हो। भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां अपनी अपनी जगह से गिरी हुई थी। डिब्बे में से प्रसाद नीचे गिर गया था। धूप, अगरबत्ती सब बिखरा हुआ था। इधर उधर सिंदूर की डिब्बियां भी गिरी हुई थी। होम की लकड़ियां भी बिखरी हुई थी इधर उधर। चोर उपवास व्रत वाली किताबों की पोटली खोलकर चांदी के लगभग 3 सिक्कों को भी ले गया था। कितने सालों से धनतेरस पर खरीद कर इकट्ठे किए थे सुशी ने। एक ही झटके में सारी स्मृतियां लोप हो गई। भगवान की मूर्ति को किसी गंदे हाथों ने जरूर छुआ होगा। उनकी अनुपस्थिति में चोर ने जरूर इधर उधर स्पर्श किया होगा। मन के अंदर से उठते हुए विचार तुरंत ही लाचारी में बदल गए हो जैसे।
सुशी के घर में और कुछ छिपी हुई चीज बाकी नहीं थी। चोर को तो जैसे हर एक जगह का पता चल गया था। उसका घर अब उसे घर जैसा नहीं लगा। फटे पुराने कपड़े से लेकर कीमती सिल्क की साड़ी कहाँ रखी थी, मानो चोर को सब मालूम हो गया था। दीवार की छोटी सी छोटी दरार से लेकर घर की बड़ी से बड़ी गुप्त से गुप्त जगह की भी जानकारी थी चोर के पास। तुरंत ही सुशी को याद आ गया कि टूटे हुए शीशे के अंदर से दिखा हुआ अलमारी का वो दिल दहला देने वाला नजारा। ऐसे चित सोई पड़ी थी वो अलमारी, जैसे किसी ने उसे जमीन पर लिटाकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार कर दिया हो। खुले हुए दोनों पर ऐसे लग रहे थे मानो उस औरत ने अपनी कमजोर बाहें विवश होकर फैला दी हो। पूरे शरीर पर दाग ही दाग, मानो शैतान के नाखूनों से लहूलुहान होकर हवस का शिकार बन गई हो। रंग की परत हटकर प्राइमर तो ऐसे दिख रहा था मानो लाल लाल खून के धब्बे दिख रहे हों। दुखी मन से सुशी की छाती भर आई थी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली थी, अरे सुन रहे हो? खाने का इंतजार करते करते नींद से बोझिल सा हो रहा था अजितेश। सुशी की आवाज सुनकर नींद में ही बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ? क्या बोल पाती सुशी? उसके अंदर तो फूट रहा था एक अजीब से अनुभव का ज्वालामुखी। कैसे बखान कर पाएगी किसी को? चुप हो गई थी सुशी। क्या हो गया? कुछ बोलोगी? क्या हो गया? क्यों बुला रही थी? फिर से अजितेश ने पूछा। जल्दी पूजा खत्म करो, मुझे जोर की नींद आ रही है। खाना खाते ही सो जाऊंगा। भगवान की मूर्तियां उसे अछूत लगने लगी थी। चोर ने उन सबको बच्चों के खिलौने के भांति लुढ़का दिया था। उसके कठोर गंदे हाथों ने स्पर्श किया होगा उन मूर्तियों को। उसने जल्दी से पूजा निपटाई। खाना परोसते समय एक बार अनमने ढंग से बोलने लगी थी सुशी। सुन रहे हो? इस बार गुस्से से बोला था अजितेश। क्या बोलना है? बोल क्यों नहीं रही हो? 1 घंटा हो गया, सिर्फ सुनते हो बोल रही हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बोली थी सुशी। कौन सी बड़ी बात है? ये तो स्वाभाविक है, चोरी हुई है, मन को तो जरूर खराब लग रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर का कुछ भी गोपनीय नहीं बचा है। किसी ने अपने गंदे हाथ से सब कुछ छू लिया है। ऐसा कुछ बचा नहीं जो अनदेखा हो। अजितेश हैरान होकर देखने लगा था सुशी को। ऐसा लग रहा था जैसे सुशी के साथ दुखों का बांध ढह कर भी अजितेश के हृदय को छू नहीं पा रहा हो। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।